नमस्कार, हम बैद्यनाथ जानकी बहस में अपने सबके हम स्वागत करी छी। आज जानकी बहस में हम आमंत्रित कैले छी डॉक्टर नवल किशोर सिंह जी के, जे कि संस्थापक अध्यक्ष नेपाल भारत भातृ मंच के छथिन, ओनाहिते संस्थापक अध्यक्ष इंडो नेपाल डॉक्टर फोरम के छथिन और भारत और नेपाल के सीमा पर कार्य करी छथिन डॉक्टर नवल किशोर सिंह जी। देखे तो सामाजिक संजाल में भी बीच में 2-3 साल से एकदम एक्टिव छथिन। भारत और नेपाल के सीमा पर जब कुछ बात सब हो, जब बैठान कुछ कार्यक्रम सब हो, तो वही कार्यक्रम सब में इनका देखल जाए। और भारत और नेपाल के जो सीमा अभी कुछ दिन से अपने सब देखे छिए कि बहुत ज्यादा विवाद हो, 100 रुपया के सामान तोक दिले है कि मात्र लाभक के लेल। तो भारत और नेपाल के सीमा पर बहुत संस्था सब खुलल है, वही पर की काज हो कि नाम के लाई मात्रे है, वही लेल हमारी बात करबे डॉक्टर नवल किशोर सिंह जी से। आपका स्वागत है जानकी टेलीविजन में। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी श्रोता को सादर प्रणाम करता हूँ और मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि ये माँ जानकी की और भगवान राम यहाँ पर आ चुके हैं, इसलिए मैं यहाँ के प्रत्येक नर नारी में राम और सीता का स्वरूप देखता हूँ जी। और मैं यहाँ एक लाइन उद्धृत, राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। इसलिए जो लोग भी मेरा इंटरव्यू देख रहे हैं, मैं सभी लोगों को सादर प्रणाम करता हूँ। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब आपसे एक डायरेक्ट हम बात करना चाहेंगे कि आपका जो काम करते हैं, हम लोग भी सामाजिक संजाल में देख रहे हैं, कुछ दिन से 2-3 वर्ष एकदम एक्टिव हैं आप, लेकिन कुछ दिन से देखा गया है कि जब भारत से सामान नेपाल में अभी जो आता था, खुला बॉर्डर है, जो घर खर्च के लिए घर का जो लोग जाता है और 10 किलो 5 किलो चावल, मान लीजिए चीनी, लीटर तेल, ये सब खुदरा सामान लाता था नहीं, खुला बॉर्डर के चलते। लेकिन कुछ दिन से बहुत ज्यादा बॉर्डर को टाइट कर दिया हुआ है और बोलता है कि अब 100 का मात्र सामान ले जाया जाएगा। इस पर आप लोग क्या काम कर रहे हैं डॉक्टर साहब? यह जो कोई भी बोलता है जी, अगर वो भारत की तरफ से बोला जाता है जी, और कोई भारतीय सेना सिपाही एसएसपी जो कोई भी बोलता है वह गलत बोलता है जी। इस तरह का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, बल्कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल एसएसबी ने 2016 में एक बहुत ही स्पष्ट आदेश दिया है जी, जिसको कि हजारों प्रति मैंने यहाँ लोगों को बताया जी। और यह आदेश एसएसबी और मेरी केवल 5 मिनट के इंटरैक्शन पर हुई है जी। हम इस प्रत्येक कार्यक्रम में हम आए हैं। नेपाल भारत मैत्री 1950 पर एक छोटी सी बुकलेट मैंने बहुतों लोगों को बांटा है। आप उस बुकलेट में एसएसबी का ऑर्डर देखिए। उस ऑर्डर में डायरेक्टर जनरल एसएसबी ने स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि नेपाल जाते हुए किसी भी व्यक्ति से कुछ भी सीमा पर नहीं छीना जाए जी। उन्होंने इसको रिपीट किया, उन्होंने फिर लिखा कि दोबारा कहता हूँ, किसी से कोई भी सामान नहीं छीना जाए। और अगर लेकिन अभी तो डॉक्टर साहब बहुत ज्यादा टाइट किए हुए, अभी तो आने नहीं देता है। आप उसकी एक प्रति अगर आपके पास नहीं हो तो हमारे गाड़ी में होगी, आप एक प्रति ले लीजिए और उस प्रति लेकर के उससे बात कीजिए जी, है ना, उससे बात कीजिए। ऐसा अगर जो कोई भी कहता है वो गलत कहता है। अच्छा, ये स्थानीय जो पुलिस ऑन ड्यूटी है। लेकिन डॉक्टर साहब हम लोग भी बीच में जाते हैं तो वहां देखते हैं कुछ तो समस्या है, लेकिन आपके कथन अनुसार हम लोग ठीक है वो किताब भी पढ़ेंगे। और दूसरी बात, कुछ दिन से देखा गया है कि बीच में आपको, जैसे अभी बहुत ज्यादा पहले जाते थे नेपाल से आदमी भारत, तो उनको उतना चेक नहीं करते थे, लेकिन कुछ दिन से देखा गया है कि अब बच्चा भी जाता है तो कहता है कुछ आधार कार्ड दिखाइए, नागरिकता दिखाइए, अनेक किस्म का बात सब बोल रहे थे। ये क्या है? जब भारत और नेपाल का रिश्ता बेटी रोटी का बोलता है और बेटी रोटी के होते हुए भी आप इस पर काम भी करते हैं, तो इस हिसाब से मान लीजिए पहले से क्यों नहीं
पहले छूट दिए थे, लेकिन अभी जाते हैं तो सबको नागरिकता खोजा जाता है, लाइसेंस खोजा जाता है, बच्चा को भी खोजा जाता है। ये क्यों होता है डॉक्टर साहब? इसमें तो मैं पहला बात तो ये कहूंगा जी, ये मेरा विषय नहीं है। जी, ये मेरे काम करने का क्षेत्र भी नहीं है। जी, जी, इस पर अनुसंधान करने की बात है। जी, दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि नेपाल का निर्माण ट्रीटी 1950 के प्रादुर्भाव के साथ हुआ। दुर्भाग्य की बात है कि आज तक बहुत कम लोग हैं जो ट्रीटी 1950 को देखें, जी, और जिन्हें ये पता ही नहीं है कि हमारा क्या कानून है, जिन्हें पता ही नहीं है कि हमारा क्या व्यवस्था है, वे उस व्यवस्था के विषय में कैसे बात करेंगे। जी, इसलिए सबसे पहले नेपाल के सभी प्रबुद्ध लोगों को ट्रीटी 1950 पढ़नी चाहिए। स्पष्ट लिखा गया है कि भारत और नेपाल दोनों सरकारें जी, परस्पर प्रतिबद्धता के आधार पर, जब एक दूसरे के साथ कमिटमेंट है, परस्पर प्रतिबद्धता के आधार पर एक देश के नागरिक को दूसरे देश में वो सभी अधिकार दिया जाता है जो उस देश के नागरिक का उस देश में है। जी, आवास के लिए, अर्थोपार्जन के लिए, आने जाने के लिए, तमाम तरह के लिए। तो जब भारत सरकार ने नेपाल के प्रत्येक व्यक्ति को वो तमाम अधिकार दे रखा है जो कि भारत के नागरिक का है, तो किसी भी आदमी को इसमें अवरोध करने का क्या कानूनी अधिकार? तो आपको अपने अधिकार के लिए स्वयं खड़ा होना होगा, आपको अपने अधिकार की खोज करना होगा, और इसके लिए आप में जागरूकता होनी चाहिए। आप खोज करके देखिए, जहां आपकी समस्या होगी वहां से इसका रास्ता निकलेगा। तो सबसे पहला मैं ये सजेशन करूंगा कि आप पहले कानून को जानिए तो सही, कानून के प्रति आपका आकर्षण हो, आप उसको जानिए, समझिए, फिर दूसरा कोई आदमी कैसे कानून में अवरोध लगा देगा। ये तो अभी तो आपको इंडिया ही बॉर्डर पर होता है ना सर? चाहे दुनिया के किसी भी बॉर्डर पर हो, दुनिया के किसी भी पहले तो नहीं होता था ना, कुछ दिन से हो रहा है। पहले नहीं होता था, पहले कोई आदमी कुछ अच्छा कर रहा था, आज कुछ बुरा कर रहा है, लेकिन उसको अधिकार तो नहीं है ना। हम अपने अधिकार के लिए खड़े होंगे तब। उदाहरण के तौर पर किसी भी कार्यालय में सारे बड़े के बड़े पदाधिकारी जो हैं वो जनता के सेवक हैं, उनके नाम के सामने पब्लिक सर्वेंट लिखा हुआ है और उनका मालिक जनता है। जनता से, नौकरों से भी बदतर व्यवहार करते हैं। जो आदमी अपने अधिकार के लिए जागरूक है नहीं कर सकता। इसके लिए भी आंदोलन करना पड़ेगा। आंदोलन करने की कोई जरूरत नहीं है, आप पहले जानिए तो सही कि ऐसा क्यों हो रहा है। कुछ दिन पहले नहीं होता था डॉक्टर साहब। हम आपकी बात मान रहे हैं, किसी को कभी बुखार नहीं था और आज बुखार हो गया तो उसको बुखार का इन्वेस्टिगेशन तो करना पड़ेगा ना। पहले नहीं था, हो गया, आप इन्वेस्टिगेशन कीजिए। उसमें जहाँ कहीं भी आपको समस्या होती है, व्यक्तिगत रूप से या सामाजिक रूप से, आप मेरा कॉन्टेक्ट नंबर ले लीजिए, आप हमें बताइए समस्या, क्योंकि मैं जानता हूँ कहीं कोई समस्या नहीं है। आप अगर चाहिए तो मैं डायरेक्ट यहाँ से एसएसबी के डायरेक्टर, एसएसबी के डीआईजी से आपको बात कराता हूँ। जी एकदम ठीक है। मैं आपको डायरेक्ट यहाँ से फोन करके एसएसबी के डीआईजी से बात कराता हूँ। मतलब कोई समस्या होगा तो आपके पास फोन किया जाए? डायरेक्ट फोन कीजिए ना जी। आप 24x60x60 किसी भी समय आप फोन कीजिए, आपको फोन किया जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात और बताइए, जैसे एक चीज हम लोग को बहुत बड़ा अभी कुछ दिन से समस्या है। आप लोग आते हैं नेपाल, नहीं अभी भी आए हैं, इंडिया से आए होंगे, गाड़ी लेके आए हैं, गाड़ी लेके आए, तो मानिए ना एक दिन का भंसार आपको काट के आने दिया, नहीं, लेकिन हम लोग आपका गाड़ी, इंडिया का गाड़ी 5 लाख का गाड़ी हम लोग 25 लाख में हम लोग को खरीदना पड़ता है, नहीं। लेकिन यदि मेरा कोई रिलेशन है पटना तो हम लोग 500 के बदला 1000 भी दे करके नहीं जा पाते हैं, नहीं। इसका भी यहाँ पर बहुत आवाज उठ रहा है। आपको सही चीज की पता नहीं। जी बताइए। दोनों देश के एग्रीमेंट के तहत जी नियरेस्ट ट्रांसपोर्ट पॉइंट तक आप अपनी गाड़ी लेके जा सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो उसका भंसार नहीं लगेगा, ठीक है, लेकिन आप जनकपुर आए हैं ना भंसार कटा के? जी इंडिया से जनकपुर तक हम जलेसर तक आते हैं, भंसार नहीं लगता, ठीक है, लेकिन एक एंट्री टिकट यहाँ से कर रहे हैं, एक एंट्री टिकट ले जलेसर के लिए, ठीक है, हाँ, है ना, उसमें एक पैसा भी नहीं लगना है, केवल भर के देना है और वो एंट्री टिकट दे देती है, मतलब कि हम इन कर रहे हैं, ये भंसार को पता हो गया, ठीक है।
यहाँ से सीतामढ़ी तक जाने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। आप मुजफ्फरपुर जाना पड़े हमको तो क्या करना पड़ेगा सर? यहाँ से सीतामढ़ी तक जाने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। आप एसएसबी से या वहाँ स्थानीय पुलिस से आप एक एंट्री टिकट ले सकते हैं। अच्छा ठीक है, ठीक। वहां से जब मुजफ्फरपुर जाना है जी जी, तो आपको वहां पर सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट जो है, सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट, जैसे उसके लिए अभी क्या कहा जाता है, जैसे हमको मान ली टैक्स भी दे करके पटना जाना है, मुजफ्फरपुर जाना है, आप ऐसा कीजिए जी जी, बहस करने की अपेक्षा जी, आप आइए सीतामढ़ी। जी जी, है ना, नहीं बनता है, देखते हैं। हाँ तो हम आएंगे क्योंकि यहाँ का जनता बहुत परेशान है और यदि हम आते हैं डॉक्टर से मिलेंगे और वास्तविक में वहीं से लाइव भी करेंगे कि यदि नेपाल का कोई गाड़ी को पटना जाना है तो हमको क्या क्या करना पड़ेगा, क्योंकि रूरल को रिलेशन तो है इंडिया में, लेकिन जा नहीं पाता है। जी आप आइए। जी जी, एक्चुअली है क्या कि हम लोगों के देश में जो भी कर्मचारी और पदाधिकारी है, कानून उनको पता है नहीं पता है कहाँ है उससे कोई मतलब नहीं है। जी जी, उनका दिमाग और उनका विचार ही उनका कानून है। तो देश तो कानून से चलेगा ना, किसी को कोई विचार हो जाएगा तो नहीं होगा ना, देश तो कानून से चलेगा ना। देश कानून से चलती है। जी जी, लेकिन जो कानून को चलाने वाले हैं जी, उनकी मनमानी चलती है ना। तो ये तो नहीं हुआ तो जनता दुख होगा ना इसमें। देखिए आप अपना दुख इसलिए करते हैं कि आप दुख झेलते हैं। जी, आप जिस दिन दुख झेलना बंद कर देंगे उस दिन सारे कर्मचारी सीधे हो जाएंगे। मतलब ये नियम है कि वहां से जा सकते हैं, एकदम नियम है। नियम कैसे नहीं है? देखिए जी, जनता अपने सबके बीच में बहुत बड़का एगो बात बदल की ना डॉक्टर साहब, हम ओना पटना जेबे गाड़ी अब लऽ कऽ और सीतामढ़ी जाकर के डॉक्टर साहब से मिलबै आ देखबै कि वास्तविक में केना जाय छै अपने के पटना। एहि लेल कि हमर अहाँ यदि इंडिया से अबै छथिन, अभी डॉक्टर साहब एलखिन कहलखिन कि हम जलेसर अयली बिना पैसा के, एक स्टेशन पर आबऽ दिलखिन, जनकपुर एलखिन एहिठामन से काठमांडू जैथिन 500 रुपया तीर के। यदि हमरा पटना जाय के है, हमहू 1000 तीर ला तैयारी थी 500 के बदला, लेकिन हमरो सबके छूट होय के चाहिए। लेकिन एठान कथी कह दै छै जे बॉर्डर पर कि अपने इंडियन एम्बेसी में जाओ, ओहिठामन से जो है प्रोसेस में कागज बना के आओ। अब हमरा जाए के इमरजेंसी में काल, अब हम जब इंडियन एम्बेसी में कागज बना तो वही में 5 दिन लग जाता है, बहुत प्रोसेस है। लेकिन डॉक्टर साहब का नाम हो कि नहीं ये आसान है, एहि पर हमहू सब जबै और डॉक्टर साहब से मिलबै। जी डॉक्टर साहब, अब जैसे वैसा बोले हैं सर, भारत और नेपाल सीमा समस्या की ओर आप कब तक और कैसे आकर्षित हुए? मूल रूप से नेपाल का नागरिक हूँ। जी जी, सर्लाही जिला अंतर्गत डुमरिया एक जी से हुआ करता था, अब तो 200 वार्ड हो गया। जी, वंशानुगत जी, नागरिक हूँ। शिक्षा दीक्षा के क्रम में मैंने चिकित्सा विज्ञान की उच्चतम शिक्षा प्राप्त किया जी, और मेरी आंतरिक इच्छा थी कि मैं मेडिकल कॉलेज में रहूं और मेडिकल कॉलेज में बच्चों को पढ़ाऊं। जी, लेकिन पिताजी के आदेश से 1985 में मुझे रांची मेडिकल कॉलेज छोड़ना पड़ा और मैं सीतामढ़ी में आकर सेटल कर गया। जी, जी, लेकिन मेडिकल कॉलेज में रहने और पढ़ाने की आकांक्षा मेरी खत्म नहीं हुई, जी, इसलिए मैं नेपाल के बहुत सारे मेडिकल कॉलेज से जुड़ा रहा। जी, सबसे पहले मेरा कनेक्टिविटी बीपीएचआईएचएस धरान के साथ हुआ, जो कि 2010 तक मैं वहाँ कंटिन्यूअस टेस्टिंग रहा। फिर मैंने मणिपाल कॉलेज पोखरा के ऑर्गेनाइजेशन में मदद किया। फिर मैं नेपालगंज कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस नेपालगंज उसको मदद किया और फिर मैं बहुत दिनों तक राम जानकी कॉलेज को मदद करता रहा। तो इस प्रकार नेपाल में मदद करता रहा, इनको डेवलप। इस प्रकार जो है सो मेरा आना जाना संबंध निरंतर रहा। और जब 2002 में मैं साहब ने मुझे कहा कि आप यहाँ आना जाना आप बंद कर दीजिए, अगर आना भी हो तो मलंगमा आइए। और लगा तो वहाँ के लोगों ने मुझे प्रेम बस ही बहुत दबाव से कहा कि नहीं, आपको सीतामढ़ी में अस्पताल बनाया तो यहाँ पे बनाइए। और मैंने मलंगमा में भी एक अस्पताल मलंगमा में बनाए हैं आप? मलंगमा में भी मैंने एक अस्पताल बनाया। क्या नाम से? वो सुखसागर हॉस्पिटल के नाम से ही बनाया। सुखसागर हॉस्पिटल प्राइवेट है कि उसका क्या है? नहीं, वो कम्प्लीटली प्राइवेट हॉस्पिटल है। जी जी, कंप्लीट प्राइवेट हॉस्पिटल है।
लेकिन तो उसमें सहूलियत क्या दिए हुए हैं? जो प्राइवेट बनाए तो प्राइवेट कोई भी बना देते हैं। नहीं, वो उसमें मैंने प्राइवेट हॉस्पिटल है वो जी जी। और उस अस्पताल के विषय में हम अभी बात नहीं करेंगे, उसके लिए कभी समय लेकर के आप हमसे बात कीजिएगा तो उस अस्पताल पर विशेष बात। वो अस्पताल अभी चल रहा है कि नहीं चल रहा है? वो अस्पताल कुछ कारण मलंगवा के वो अस्पताल कुछ कारणों से भी बंद है। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ जी जी। अस्पताल के पॉइंट को भी इस इंटरव्यू में छोड़ा जाए, अन्यथा बहुत समय लग जाएगा। अच्छा अच्छा। जब उस अस्पताल के क्रम में मैं प्रतिदिन वहां आता जाता था तो एक रोज मैंने एसएसबी का बहुत ही पेनिट्रेटिंग बिहेवियर नेपाल के नागरिकों के साथ देखा और मुझे बहुत दुख हुआ। एम्बेसी भी गया, मुझे वहां से भी संतुष्टि नहीं मिली, बहुत सारे जगह में गया, मुझे संतुष्टि नहीं मिली। तो मेरे मन में ये आया कि नेपाल के तरफ करीब करीब हर घर में भारत की लड़की है और भारत के तरफ नियरली करीब 40 to 50% परिवार में है। इसलिए दोनों तरफ के प्रबुद्ध लोगों को अगर हम बॉर्डर पर जमा करें और हम लोग आपस में विचार करें तो इसका कोई सहूलियत निकाल सकते हैं। और वहां से मेरा नेपाल भारत आकर्षण शुरू हुआ। जैसे भारत और नेपाल का बेटी और रोटी का संबंध बोला जाता है, जैसे आप बोल रहे हैं जी। लेकिन बेटी और रोटी का संबंध होते होते बीच बीच में ये बिगड़ जाता है, उसमें आपका द्वारा क्या क्या योगदान है? मैंने जब मैं लोगों से मिल करके बात करने लगा जी और समस्याएं हर मीटिंग की भारत सरकार, नेपाल सरकार, इंडियन एम्बेसी, नेपाल एम्बेसी को भेजता रहा जी जी। तो एम्बेसी का ध्यान मेरे ओर आकृष्ट हुआ, कुछ तो मेरे काम के कारण और कुछ मेरे अपने व्यक्तित्व के कारण। जी जी। तो मुझे सबसे पहले इंडियन एम्बेसी वाले लोगों ने बुला करके हमसे सारी बातें सुना और सुन करके हमें वे कुछ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैंने उन्हें कहा कि आप आर्थिक योगदान नहीं दीजिए, आप सीमा पर चलिए और दोनों देश के लोगों को एक साथ देखिए, एक साथ सुनिए, उनके समस्या को विचारिए और उसके समाधान में जो योगदान कर सकते हैं। उन्होंने आश्वस्त किया कि मैं समय निकाल करके आपको इन्फॉर्म करूंगा और सारी व्यवस्था। सर 3 महीना पहले का एक घटना हम बता रहे हैं। हम एक बैग बोल दिया कि इंडिया आज से नेपाली गाड़ी जाना बंद। हम लोग गए, बिटामुर गए, 1-2 और बॉर्डर पर गए। देखिए उस जगह पे शादी का गाड़ी लगा हुआ था और वहां से 2-3 किलोमीटर आगे जाना था, लेकिन वहां का प्रशासन इतना टाइट, इंडिया के बॉर्डर के मतलब टाइट हो गए कि अब वो ना गाड़ी जाने दे रहे थे। एक एम्बुलेंस आया, एम्बुलेंस को भी नहीं जाने दे रहे थे। तो बेटी रोटी का संबंध होते होते इतना एक बैग कड़ा हो जाना, फिर हमको लेटर दिखाएं कि ऐसे ऐसे ऊपर से आदेश आया, हमको नहीं मालूम। फिर मैंने ऊपर बात किया इंडियन एम्बेसी में, वो भी फिर बोलते हैं और ऊपर से आदेश आया इस तरीके करने के लिए। तो अब बेटी रोटी का संबंध है, होते होते इस तरीका का एक बैग जो है सो आ जाता है, तो इससे तो दोनों पक्ष में तो संबंध बिगड़ता है ना। ये बहुत ही खराब बात हुई अगर ऐसा हुआ है तो। जी 3 महीना पहले। हम इसके विषय में कुछ भी नहीं कर सकेंगे क्योंकि मुझे एवरीडे का अप टू डेट नहीं होता है। और भारत सीमा, नेपाल सीमा पर आप काम सर करते हैं? नहीं, हम काम करते हैं। मेरे काम करने, हम हर जगह हर चीज में नहीं काम करते। मेरी काम ऐसा समस्या आएगा तो उस पर आप भी कुछ आगे समाधान करने का प्रयास करेंगे ना? राइट। इस विषय में हम ये चाहेंगे, हम व्यक्तिगत रूप से आपसे चाहेंगे जी जी, आप कम से कम 2, 4, 5 आदमी, मिनिमम 5 एंड मैक्सिमम 10 आदमी की एक एक्टिव ग्रुप तैयार कीजिए। जी जी, एक एक्टिव ग्रुप तैयार कीजिए जी, और फिर हम सारे समस्याओं में उनके साथ रह करके जहाँ जिस से भी बात करना होगा सारे से हम आपको बात कराएंगे। जी, ऐसा समस्या पड़ेगा तो हर समस्या में आप अभी जैसे मानिए ना, हम लोग का नेपाल में या भारत में अभी सबसे बड़ा हिंदू का पर्व चल रहा है, विजयादशमी चल रहा है। इसमें हर एक नेपाली समुदाय के जो है सो सबसे बड़ा पर्व है। अब इस पर्व में अब भारत से बिहार सटा बॉर्डर है, यहां से जाता है कुछ सामान लाने के लिए, उसको बहुत दिक्कत होता है। कुछ दिन के बाद में दीपावली आने वाला है, उसका छठ आने वाला है जो हिंदू का सबसे बड़ा माना जाता है। लेकिन सटा हुआ बॉर्डर के कारण से सब दिन से सामान लाता था, लेकिन अभी जाता है लाने के लिए बहुत ज्यादा परेशानी करता है। उस पर हम लोग आग्रह करेंगे कि सर के द्वारा कुछ जो है सो क्योंकि मेरे इंफॉर्मेशन में जी कहीं भी इस तरह का कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है। जी जी, लेकिन ऐसा तो आता रहता है। हम आग्रह मेरे इंफॉर्मेशन जी जी,
आप अगर चाहिए तो मैं अभी यहाँ से इंडियन एम्बेसी से भी आपको बात करा सकता हूँ जी जी या वहाँ के DI से भी बात करा सकता हूँ। लेकिन फिर भी इस तरह की समस्या आती है तो हमारे पास एक सिस्टम तो होना चाहिए ना सॉल्व करने के लिए। जी जी एकदम एकदम। हर आदमी व्यक्तिगत अपने स्तर से तो नहीं कर पाएगा, हर आदमी के पकड़ भी नहीं है, पहुंच भी नहीं है। तो हम आपसे बहुत स्नेह और सम्मान के साथ रिक्वेस्ट करते हैं जी 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 आप ही मिनिमम 5 और मैक्सिमम 10 जी जी एकदम है ना, आप एक बनाइए ना, एकदम सारी समस्याओं को लिस्टिंग कीजिए एकदम, है ना, हम लोग उसको एक लाइन से क्लियर कराएंगे। एकदम एकदम ठीक है सर। हम क्योंकि जो है ये आपका फंडामेंटल राइट है। एकदम एकदम जी आपका फंडामेंटल राइट है। भारत में जैसे ही आप प्रवेश करते हैं जी जी भारत के नागरिक को जितनी भी सुविधा मिलती है वो लेने का आपका फंडामेंटल राइट। वही तो डॉक्टर साहब, यदि आप गाड़ी लेके आए, यहाँ घूमे, काठमांडू गए, बीरगंज गए, पोखरा गए, हमको अभी जाना है पटना, मेरा रिलेशन है वहां जाने नहीं देता है, अब इंडियन एम्बेसी से बोलते हैं कार लाने के लिए, ये तो बहुत बड़ा समस्या। लेकिन सर तो इसीलिए आप तो बोले हैं, हम लोग ठीक है आप बोले ना मेरा एक ग्रुप बनाने के लिए, हम ग्रुप बनाते हैं और ऐसा समस्या आए दिन वहां होते रहता है। देखिए ऐसा समस्या एक बार भी वहां नहीं होना चाहिए। जी जी एक बार भी वहां नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब ऐसा समस्या आप बोल रहे डॉक्टर साहब, लेकिन होते रहता है। अब ऐसा समस्या होगा तो हम आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट करेंगे। आप उसका समस्या बना करके अभी आफ्टर इंटरव्यू हम यहाँ से आपको अपने मोबाइल से, टेलीफोन से हम वहाँ के DIG से बात करवाते हैं। जी 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 SSB के DIG से बात करवाते हैं जी, है ना, फिर आगे से भी बात कराते हैं जी। क्योंकि जब आप ही लोग कहते हैं भारत और नेपाल का रिश्ता बेटी रोटी का है, और रोटी नहीं भेजा जाएगा, मान लीजिए बेटी कैसे एक दूसरा के पास जाएगा, रोटी बंद हो जाने से तो नहीं होगा। देह में दर्द कर रहा है, घाव हो गया है, हमको 100 समस्या हो गया है, इसका तो एक ही बात है, नहीं कि डॉक्टर के पास चलो। जी एकदम एकदम नहीं जी, आपकी सारी समस्या है। हम तो एक शब्द में कहते हैं कि आप अकेले में नहीं हुई, कम से कम 5 आदमी हुई, हम बनाते हैं टीम से होगी, वो 5 आदमी के सामने में होगी, 5 आदमी आपको सपोर्ट कर रहा होगा, 5 आदमी समाज को बता रहा होगा कि ऐसा हुआ है, एकदम है ना। आप उसको कीजिए। मैं अपनी जानकारी के हिसाब से यही कहूंगा कि इस तरह की कोई समस्या नहीं है। वो तो आप डॉक्टर साहब बोल रहे हैं जी, तुम ओपन बोल रहे हैं, लेकिन हम भी जो बोल रहे हैं ऐसा समस्या हम भी ओपन ही बोल रहे हैं, क्या कि यहाँ झेलना पड़ रहा है। सोल्यूशन दे रहे हैं जी, सोल्यूशन को टेस्ट कीजिए, अगर वो सोल्यूशन वहाँ सक्सेसफुल नहीं होता है जी जी, तब ना हम लोग समझेंगे कि इसका क्या फिर आपसे तब इंटरव्यू के द्वारा जनता पे बात हम रखेंगे। नहीं, फिर इंटरव्यू के द्वारा बात नहीं रखेंगे। अगर इसमें प्रॉब्लम हो हम लोग उसको सॉर्ट आउट करेंगे जी, क्योंकि मैं संपूर्णता से जानता हूँ कि ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ये जो है सो मैन मेड प्रॉब्लम है। ठीक है डॉक्टर साहब, देखिए जी डॉक्टर साहब की जे समस्या आई में ऊपर नहीं पहुंची थी, अब कहाँ से ना भ जाए थी, अहाँ सब 5 आदमी 10 आदमी टीम बनाओ और एहन समस्या आवे छै तो हम सब डायरेक्ट ऊपर बात करबै और समाधान करेंगे। नहीं, ऐसा समस्या आता नहीं है, ऐसी समस्या आई है, इसका रिकॉर्ड लेकर के हम लोग बात करेंगे कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। जी जी जी, और फिर समस्या आने से पहले उसका प्रिवेंटिव सॉल्यूशन हो जाना चाहिए कि फिर आइंदे ऐसा समस्या नहीं होगा। और डॉक्टर साहब आपने जो अभी तक भारत और नेपाल के जो सीमा पर जो काम किए हैं, इससे उपलब्धि क्या क्या हुआ सर? भारत और नेपाल के सीमा पर काम करने से सबसे पहली उपलब्धि ये हुई कि हम लोग तो एक रूम में बैठ करके काम करने वाले आदमी रहे, एक इंस्टीट्यूशन में पढ़ते रहे, उससे बाहर की दुनिया को देखा ही नहीं। फिर काम करना शुरू किए थे, एक हॉस्पिटल में काम किए, लोगों से मिलने जुलने का दायरा बिल्कुल सीमित रहा, बात करने का पॉइंट बिल्कुल सीमित रहा, समाज को जानने देखने समझने का मौका एकदम नहीं मिला। तो सबसे पहली उपलब्धि ये हुई कि जब हम इस कार्यक्रम को लेकर के आगे बढ़े तो मैंने 2 निर्णय लिया था। एक निर्णय ये लिया था कि मैं कभी किसी से एक पैसा नहीं लूंगा, न किसी एजेंसी से, न किसी गवर्नमेंट से, न किसी आदमी से, बिना पैसा काम करेंगे नहीं लूंगा।
ऐसा करना हमारे लिए जरूरी इसलिए था कि मेरे समाज के लोगों ने मेरे लिए बहुत कुछ किया जी। बल्कि मैं जो कुछ भी हूँ थोड़ा न थोड़ा बहुत हर किसी का कंट्रीब्यूशन है, और उन्हीं लोगों का कंट्रीब्यूशन है कि मेरा प्रोपर्टी शेड्यूल सेफ है। तो जब मैं उन लोगों के लिए काम कर रहा हूँ तो हम उनसे पैसा क्या मांगे, वो तो ऑलरेडी इतना दे चुके हैं, इतना दे रहे हैं। और किसी एजेंसी से पैसा लेने का मतलब है कि अपने आप को उसके हवाले गिरवी कर देना, वो तो मैं नहीं कर सकता, इसलिए मैंने कभी किसी से पैसा नहीं मांगा। पहला चीज तो मैंने ये किया। दूसरा चीज, मैंने सारे लोगों को हर बात बता करके ये आशा की कि कुछ लोग हमको साथ देंगे। तो दूसरा मेरा अनुभव हुआ कि हमारे समाज के लोग जो हैं सो किसी भी पुरुषार्थ के कार्य में साथ देने की इच्छा नहीं रखते, क्योंकि चलते चलते मैं बिल्कुल अकेला हो गया जी। अब तो पैसा का दुनिया है जो मैं चलते चलते बिल्कुल अकेला हो गया। तो अकेला हो जाने के बाद भी मेरी व्यक्तित्व, मेरा पर्सनालिटी, मेरा बैकग्राउंड तो मेरे साथ है जी जी। तो मैंने डायरेक्टर डायरेक्टर जनरल से डायरेक्ट मैंने साइन मांगा। उन्होंने मुझको समय दिया और हमारी और उनकी डायरेक्ट इंटरेक्शंस हुई। और इस इंटरेक्शंस के बाद में 16 जुलाई 2012 को उन्होंने एक आदेश निर्गत किया। जिस आदेश में मैं वो बुक आपको दूंगा, पता नहीं आपको क्यों नहीं मिला, मैंने बहुत लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया। उसमें 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पॉइंट है, उन्होंने फर्स्ट सेंटेंस लिखा है कि भारत नेपाल सीमा पर अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हुए भारत नेपाल ट्रीटी आर्टिकल 7 का निरंतर सम्मान किया जाए। भारत नेपाल ट्रीटी आर्टिकल 7 है कि हमने एक बार पहले भी बोला है, फिर बोलते हैं, भारत और नेपाल की सरकार परस्पर आधार पर प्रतिबद्धता जाहिर करती है कि एक देश के सीमा में दूसरे देश के नागरिक को वो तमाम अधिकार दिया जाता है जो कि उनके अपने देश के नागरिक को प्राप्त है। और उसके बाद सारा चीज है। तो इस डायरेक्टर जनरल एसएसबी ने अपने कैडेट को समझाया कि देखो ये आर्टिकल 7 है, तुम चाहे जो कुछ भी करो लेकिन आर्टिकल 7 का सम्मान जरूर करो जी। तो हो रहा है जस्ट एक मिनट। और सारे चीज करते करते नीचे आकर उन्होंने आदेश दिया कि आदेश दिया जाता है कि सीमा पर किसी भी प्रकार का जब्ती नहीं करो। इस आदेश को दोहराया जाता है कि किसी प्रकार का जब्ती नहीं किया जाए। जब्ती किए जाने की स्थिति में तुम्हारे साथ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये लिखा हुआ है, लेकिन जस्ट एक मिनट, ये तो समझने के बाद जो लिखा हुआ है वो अकाट्य सत्य है, लेकिन कोई अगर उसके विपरीत जा रहा है जी। वो उसका उल्लंघन कर रहा है। ये अकाट्य सत्य है कि ये मकान आपका है, लेकिन कोई आदमी बल जबरदस्ती आकर के आपको 4 झप्पर मार देगा तो आप क्या करेंगे? डॉक्टर साहब इसमें आप तो हाँ वो तो मेरा है आप क्या करेंगे? जी, वो तो मेरा, हम तो लड़ेंगे उससे कि हाँ वो तो अपना कागज दिखाएंगे। जस्ट नहीं, आप कागज आपका हम फाड़ के दीजिएगा, आप क्या कीजिएगा? आपके पास अवरोध करने की क्षमता होनी चाहिए। आपकी जगह वो क्षमता दूसरे के पास नहीं। अब आम जनता तो क्या करेगा वहां? तो मान लीजिए कहता है सरकार एक ही बात को 1000 में नहीं रिपीट। मैंने इस सारे का समाधान कर दिया। कम से कम 5 आदमी तो आप खड़ा हुई है। ठीक है, हाँ होंगे, कोई बात नहीं, हम होंगे। आपके सारे का समाधान, आप अगर इसमें इतना इंटरेस्टेड हैं तो आप 5 आदमी नहीं जोड़ सकते हैं? एकदम 10 जोड़ देंगे, 20 जोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 10-20 नहीं, आप केवल 5 आदमी जोड़िए। ठीक, हम जोड़ेंगे 5 आदमी। ज्यादा आदमी के जाने में खर्चा भी वैसे लगता है ना। ठीक है, तो हम 5 आदमी जोड़ते हैं और ऐसा समस्या को समाधान जो है सो के तरफ जाना पड़ेगा। आप 5 आदमी जोड़िए ना, और सारे समस्याओं का, हमने पहले भी कहा कि जितनी समस्या हमसे आप बात कर, सारे का लिस्टिंग कीजिए ना, और हम आपके साथ लग करके एकदम इसका फाइनल सोल्यूशन। चलिए, बहुत अच्छा है डॉक्टर साहब। और अब समय का भी अंतिम मतलब आदेश आ रहा है
और आज के दिन नेपाल और भारत समस्या के प्रति आपकी क्या नजरिया है कि कितना सुधार हुआ है और कितना सुधार होने वाला है बंटी में, बताइए। देखिए, उसका इन्वेस्टिगेशन करेंगे, उसके बाद पेट में दर्द हो रहा है तो कुछ नहीं करेंगे, चेक करेंगे पहले। तो भारत और नेपाल के बीच समस्या क्या है और ये समस्या बना कैसे? जी। भारत और नेपाल के बीच समस्या है भारत नेपाल सीमा। अगर भारत नेपाल सीमा जब तक नहीं था तब तक कोई समस्या नहीं थी, और आज अगर भारत नेपाल सीमा यहाँ से उठ जाता है तो फिर कोई समस्या नहीं है। अब यहाँ हम चले कि ये समस्या आई कहां से, क्योंकि भारत और नेपाल ये आर्यावर्त है, यह एक भूखंड है, एक जनपद है, एक व्यवस्था है, ये आदिकाल से प्रमाणित है। इसके प्रमाण स्वरूप सबसे पहला तो काठमांडू में बद्रीनाथ एक ज्योतिर्लिंग है। ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग बाबा पशुपतिनाथ है। अगर यह एक भूखंड एक आर्यावर्त नहीं होता तो ज्योतिर्लिंग यहाँ कैसे आ जाता? ज्योतिर्लिंग तो केवल आर्यावर्त में ही 12 जगह है। तो ये ज्योतिर्लिंग ये प्रमाणित करता है कि ये एक भारत एक आर्यावर्त। मतलब आप ये कहना चाहते हैं नेपाल भी भारत है, सो कहना चाहते हैं? थे भारत था ही, और ये नेपाल और भारत बिल्कुल अनुन्याश्रित है, इसमें कहीं से कोई अंतर ही नहीं। भारत और ये सीमा रेखा, लेकिन नेपाल तो अपना देश है, नेपाल का अलग अपना पहचान है, नेपाल का एक अलग इतिहास है। जी, तो कैसे हम मान लें जो आप कह रहे हैं कि भारत में आप सुनिएगा तब। जी, मैंने एक ही प्रमाण दिया, दूसरा प्रमाण छोड़ दीजिए। वो भारत मान ली एक यहाँ पशुपतिनाथ हो जाने थोड़ा मिल जाएगा वो, एक यहाँ पशुपतिनाथ में मैं बहुत सारा प्रमाण आपको दे देता, लेकिन एक ही प्रमाण मान लीजिए कि मैंने पहला बात ये कहा कि भारत और नेपाल एक आर्यावर्त। अभी भी हम यहाँ आप जो भी पूजा करते हैं तो आर्यावर्ते भारत खंडे अमुक गांव ऐसे करके हम पूजा करते हैं। ये हमारी सनातन संस्कार है। मेरे सनातन संस्कार ये बताती है कि हम एक खंड। लेकिन फिर ये नेपाल भारत सीमा आया कहां से? नेपाल अपना देश है ना। मेरी बात सुनिए जी, हमको बोलने का मौका दिया तो मेरी बात सुन लीजिए। बोल। ये सीमा आया कहां से? जिस तरह से भारत के तमाम रियासत ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत थी, उसी तरह से नेपाल भी ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत आ गए। ये तो हम लोग नहीं सुने हुए थे। नेपाल जो है सो इंडिया के अंतर्गत है। ये इंडिया के अंतर्गत, नेपाल का तो अपना इतिहास है, नेपाल अपना देश है। हम अगर आपको कह रहे हैं तो झूठ तो नहीं बोलेंगे, झूठ बोलने तो नहीं आवेंगे, प्रमाण आपको बता देंगे। नेपाल भी ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत थी। ईस्ट इंडिया कंपनी का रेजिडेंट यहाँ भी रहता था, और ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसी भी रियासत में अपना राज्य नहीं बनाया। हर रियासत में उस रियासत के राजा ही राज्य करते रहे, और उसका एक रेजिडेंट वहां होता था जो कि राजा पर कंट्रोल करता था या अपने ढंग से उसको अपने कंट्रोल में रखता था। ये सिमिलर सिस्टम यहाँ भी थी। जब ईस्ट इंडिया कंपनी जाने लगी तो उसने हिंदुस्तान और पाकिस्तान बनाया, और पाकिस्तान बना करके उसने एक लिबर्टी दिया सारे राष्ट्र राज्यों को कि आप दोनों में से जिस देश के साथ चाहिए अपना विलय कर लीजिए। और हिंदुस्तान और पाकिस्तान की ये बाध्यता हुई कि जो तुम्हारे साथ विलय करना चाहता है तुम विलय करो। नेपाल के महाराज त्रिभुवन विक्रम शाहदेव इस लिबर्टी के तहत भारत के साथ अपना विलय स्वीकार किए और विलय करने गए। लेकिन भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विलय स्वीकार नहीं किया और इनको विलय नहीं किया। हम लोग बहुत जमाने तक नहीं समझ पाए थे इसका कारण क्या है। वही तो आज तक हम लोग खुद भी नहीं समझ पाए थे। आज फर्स्ट बार इस बात सुन रहे हैं। सुनना ही नहीं चाहते हैं तो क्या सुना मैं आपको? आप जिस हिसाब से बोल रहे हैं ना, ये हम लोग को अटपटा लग रहा है। आपको अटपटा तुम सुनिएगा तब। सुप्रीम कोर्ट में एक रीट आई थी जिसमें कि 60 घंटा तक कपिल सिब्बल जो कि बहुत बड़े लॉयर हैं उन्होंने भाषण दिया,
अंत में इसके विरोध में बोलने के लिए एक राकेश द्विवेदी खड़ा हुआ और उसने केवल 5 घंटा के अपने साबूत के साथ बयान में उसने ये साबित कर दिया कि कश्मीर का विभाजन पंडित जवाहरलाल नेहरू करवाए। वो तो करवाए होंगे कश्मीर का, कोई बात नहीं, नेपाल का बोल रहे हैं। जस्ट एक मिनट, पंडित जवाहरलाल नेहरू करवाए। उसने ये भी साबित कर दिया कि पंडित जवाहरलाल हिंदू थे ही नहीं, पूरे हिस्ट्री में इनके पिता मोतीलाल नेहरू और बाबा जो है सो गंगाधर नेहरू, इसके ऊपर कोई हिंदू का ट्रेस ही नहीं है। जैसे जैसे हम लोग को नेपाल में सर अब बात करना चाहेंगे, ट्रेस ही नहीं है। और आपने एक वर्ड सुना होगा गजवाए हिंद। गजवाए हिंद बहुत पहले एक शब्द बनाया गया जिसमें कि हिंदू संस्कृति को विनिष्ट कर देने के लिए एक समूह तैयार हुआ था जो कि भारत के सारे संस्कृति का विनिष्ट किया। मिशन गजवाए हिंद के तहत अफगान में 2 आदमी, एक पंडित जवाहरलाल नेहरू के परदादा और एक फारूक अब्दुल्ला के परदादा, ये दोनों आदमी वहां से चले, एक कश्मीर में गए और एक यहाँ। तो नेपाल का विलय इसलिए नहीं किया गया कि भारत को उत्तर से सुरक्षित नहीं करने देना था। भारत उत्तर से सुरक्षित नहीं करने देना था, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की घृणित चाल थी। साहब इस पर हम एक बात करना चाहेंगे। नेपाल हो गया, नेपाल देश कभी किसी का गुलाम हुआ ही नहीं। आप शब्द को इमोशनली मत लेकिन हाँ, आप जो बोल रहे हैं ये शब्द कभी भी कोई नेता भी नहीं उठाए हुए थे जो आप अभी बोल रहे हैं। हम लोग को भी आज इतना दिन से ये जानकारी नहीं है जो आप बोल रहे हैं। हालांकि नेपाल देश कभी भी किसी का गुलाम ही नहीं हुआ। कभी कभी आपको प्रोपगंडा आता है, जैसे नेपाल के बारे में बुद्ध हम लोग के यहाँ जन्म ले लिया है, कभी अभी जैसे आप नया बात एक बोल दिए हैं। वैज्ञानिक जी, आप इसको इमोशनली ले रहे हैं। मैंने गुलाम शब्द कभी नहीं कहा, मैंने एक बार भी गुलाम शब्द नहीं कहा। आप तो बोलते ना नहीं, हमारा इंडिया में था कह करके। नहीं, हमने एक बार भी गुलाम शब्द नहीं कहा। इंडिया में था कह के बोलते, नेपाल ही नहीं था। नहीं, हमने इंडिया शब्द का उच्चारण ही नहीं लिया है। इंडिया अंग्रेजों का बनाया हुआ है। भारत मैंने भारत का भी उच्चारण नहीं लिया, मैंने आर्यावर्त और भरतखंड का उच्चारण लिया है ना, जो कि हर पूजा में हम लोग करते हैं, हर संकल्प में हम करते हैं कि आर्यावर्ते भरतखंडे। हम आपको देखिए, कोई 2 आदमी एक पुष्प का रहने वाला है ना, तो भले ही उसकी आज साथ नहीं हो, लेकिन ट्रेस करने के बाद ये पता चल जाता है कि फलाने बाबा का 2 बच्चे थे, एक के पुत्री है। मैंने ये आपको हमने ये बताया है ना, हमने आपको ये बताया। और आपका सवाल है कि भारत नेपाल के बीच जो ये सीमा की जितनी भी समस्याएं हैं वो क्या है, क्यों और कैसे है। तो मेरा इसका जवाब है, पहले सीमा था ही नहीं। मेरा ये कहना है कि पहले तो सीमा था ही नहीं, पहले सीमा था ही नहीं, है ना। तो ये सीमा हुआ, उसके बाद में समस्या हुआ। और जब सीमा जिसने बनाया, उसने सीमा की बनाने के साथ ही सीमा की समस्या का समाधान भी तो दे दिया। दे तो दिया, लेकिन बहुत अब किस होता है, पहले नहीं था किसी। अब जनता लोग, नेपाल के जनता लोग बहुत ज्यादा किसी होता है। कर रहे हैं ना, तो थोड़ा सा लॉजिकल एंड टेक्निकल बात कीजिए, देहाती बात नहीं कीजिए। लॉजिकल बात ये है कि लॉजिकली कॉन्स्टिट्यूशनली कोई समस्या है ही नहीं है। आप तो बोलते हैं डॉक्टर साहब नहीं है, लेकिन वहां तो वास्तविक में है। तो आप तो मेरा पूरा सेंटेंस नहीं सुनते हैं, तो हम क्या करें। कोई समस्या ही नहीं है, कानून कोई समस्या ही नहीं है। कानून को इम्प्लीमेंट करने वाले आदमी इसको कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं। तो जो इम्प्लीमेंट करने वाले आदमी कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं, तो उसके लिए तो आपको खड़ा होना पड़ेगा ना। कहीं भी ये कानून नहीं है कि आप जाइए तो आपसे घूसा दस्तूर ले, ये कहीं कानून नहीं। कानून नहीं है, लेकिन लोकल में लेते होंगे। कहीं कानून नहीं है, लेकिन जो ले रहा है और उनको रोकना पड़ेगा। जो ले करके आपको परेशान कर रहा है, उनको रोकना पड़ेगा। उसके लिए आपको खड़ा होना पड़ेगा ना। एकदम तो सही। मैं वही बात कह रहा हूँ, सारे बात का निष्कर्ष मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि आप 5 आदमी इसके लिए खड़ा होइए ना, 5 आदमी खड़ा होइए। और नेपाल और भारत के बीच जो है, तो
कोई समस्या ही भारत की तरफ से नहीं है। चलिए ठीक है डॉक्टर साहब, आपका कहना हुआ और हम 5 आदमी खड़ा करेंगे और इस समस्या को लेकर के आपके साथ भी हम आगे बढ़ेंगे। अब डॉक्टर साहब अंतिम में आप क्या कहेंगे जनता को? अंतिम में 1 मिनट में बोल दीजिए, क्या संदेश देना चाहेंगे? अंतिम बात यही कहेंगे कि हम एक आम के 2 कतरे हैं, एक पूर्वज के 2 संतति हैं, और ये हमारे ऊपर है कि हम किसी और को अपने बीच में आने देगा नहीं। एक होकर रहे, बस भाईचारा बना के रखें। डॉक्टर नवल किशोर सिंह जी से हम बात भेले, बहुत किस्म के बात सब भेले, सीमा विवाद पर भेले। सीमा पर जब एठामन के लोग सब जाए तो समस्या करे थे, लेकिन डॉक्टर साहब का कहना है कि वही जगह पर कोनो एहन नियम कानून नहीं है कि दिगदारी करे के लागी, और कहलखिन कि अपने 5 आदमी के ग्रुप बनाओ, ओहन कोई समस्या है तो हमरा साथे चलू कह करके। वास्तविक में अभी जे नेपाल की स्थिति है बहुत नाजुक है, बड़ व्यापार नहीं चल रहा है, आर्थिक व्यवस्था बहुत अभी नाजुक स्थिति से गुजर रहा है, के कारण से लोग बिहार चल जाए सामान लावे, कनिक मनिक सामान लावे कहीं सस्ता देख करके, लेकिन ओकरो जब ओठान छीन ली तो समस्या हो। लेकिन इनका से जब बात करी तो कहे कि नहीं वो समस्या नहीं है, ओठामन लोकल उ सब कर रहा है। वास्तविक में यही बात के लेके हम सब अब इंडियन एम्बेसी में जब डॉक्टर कल 5 आदमी टीम बनाओ, हम 5 आदमी टीम बनाबे और एहन समस्या पड़ते तो इनका से भी संपर्क करके हम सब आगे भी अब बढ़े के प्रयास करबे। अब आई हमरा के बीच छला डॉक्टर नवल किशोर सिंह जी, उनकर सब बात अपने सुन लिया और अभी धर के लिए हम विदा चाहब। अपने जानकी टेलीविजन देखते रहो। नमस्कार, धन्यवाद।